नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी टेट सॉल्व पेपर करेंगे। एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का सॉल्व पेपर करेंगे। 2021 का पूरा सोल्यूशन बनाएंगे, A to Z आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है यूपी टेट जल्दी वैकेंसी आने वाली है और पेपर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देर न करते यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जिसमें से आप लोगों का जो है पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर क्या पूछा गया था कि संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं संसद में उत्तराखंड के जो टोटल होते हैं वह 8 सदस्य जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और संसद का निर्माण जो है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। वह हमारा हो जाता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, और वर्तमान में 3 सेवाएं जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे कहते हैं IAS कहते हैं, ये होती भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। इसके बाद होता है IPS भारतीय पुलिस सेवा, और होता है IFS जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय वन सेवा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था कि उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो वह दोस्तों हो जाएगा 1। जी हाँ, उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, लेकिन इसको भी प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है, और 2022 से जो है चुनाव में उत्तराखंड का एक भी समय नहीं हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग संविधान 104 में जो है संशोधन किया गया है। इसके बाद से एक ग्राम प्रधान बनाने हेतु न्यूनतम आयु क्या होती। ग्राम प्रधान मतलब सभी लोग जानते हैं, ग्राम का प्रधान कौन होता है, मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 21 वर्ष कम से कम। भाई अब क्या क्या शर्तें होती, भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होती हैं ग्राम प्रधान के लिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा जो ये यूपी डिलेड ने जिसको यूपी बोर्ड ने जिसको सही माना है वह आपका 3rd है। जी हाँ, 74वें संविधान संशोधन नगरीय शासन के सामने संवैधानिक प्रावधान किया गया, और इसमें नगरीय प्रशासन को 3 भागों में बांट दिया गया, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, प्रत्येक भाभी बहन, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है यूपी टेट एग्ज़ाम को फतेह करना। साथियों, पंचायत राज संस्थानों में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। प्रारंभ में जब पंचायत राज संस्थान हुआ था उस समय शुरुआत में महिलाओं को दोस्तों 33% जो है संविधान के अनुच्छेद 243D के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है, और 1/3 किया गया था, इसलिए 33% यहाँ पे सही हो जाएगा। और वर्तमान में उत्तराखंड सहित कई राज्यों में पंचायती राज्यों में महिलाओं को जो है कितना कर दिया गया, 50% अब जो है कर दिया गया है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 12वीं अनुसूची में आपके टोटल 18 विषय। कितने, 18 विषय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन अर्थात विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है। देखिए, इनमें से देखा जाए, अच्छे तरीके से समझा जाए तो आप भली भांति जानते हैं कि व्याख्यान विधि, गृह विधि, प्रयोजना विधि, ये तीनों हमारे सामाजिक अध्ययन विज्ञान शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन जो प्रयोगशाला विधि होती ये नहीं होती। व्याख्यान विधि की अगर बात करते हैं तो व्याख्यान विधि में शिक्षक मौखिक और लिखित दोनों छात्रों को सूचना प्रदान करता है, और जो आपके प्रयोजना विधि होती है इसमें प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्रयोजना विधि को प्रोजेक्ट विधि भी बोला जाता है, इसे आधुनिक विधि मानी जाती है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है। देखिए श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैटन बोर्ड, तो ये तीनों जो है आपके अनुदेशात्मक सामग्री प्रयोग किया जाता है एसएसटी में। तो ये सभी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से किसने जो है शिल्पाधिकारम की रचना की है। तो शिल्पाधिकारम की रचना करने वाले कौन है, सभी लोग जानते हैं, इलंगो। ठीक है। एक शिल्पाधिकार में क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, संगम साहित्य है। अगर एग्जाम में आता है तो क्या है ये एक संगम साहित्य है। इसकी रचना इलंगो आदिगल ने की है और यह है संगमकालीन महाकाव्यों में शिल्पाधिकारम का बहुत अधिक महत्व मिलता है आपके संगमकालीन में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित धातुओं में कौन सी महाश्म संस्कृत से संबंधित की है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तांबा। एक और प्रश्न आ गया है, ये वाला है कि निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और वह है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा के प्राक सिंधु संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है कि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और इसका हम बता चुके हैं कि इन धातु में कौन सी महाश्म संस्कृत से संबंधित है, तो वो आपकी तांबा हो जाती है। महाश्म मतलब क्या होता है, मेगालोथिक, मेगालोथिक संस्कृति। अगला निम्नलिखित में कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा आपकी कौन सी होगी, प्राकृत भाषा होती है। अशोक के अभिलेखों सहित प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जिसे मध्य इंडो आर्य भाषा भी कहा जाता है। अगला है निम्नांकित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने किए थे। जी हाँ दोस्तों, कुषाण शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और इनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से अधिक पाई गई थी। और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के भी जारी किए थे, अगर सर्वाधिक सिक्के आता है तो। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। द्वितीय सदी की ईस्वी में किस झील का, सुदर्शन झील है जिसका निर्माण कराया था, किस शासक ने करवाया था। और वह दोस्तों रुद्रदामन। क्या हो जाएगा, रुद्रदामन इज द राइट आंसर। और यह कौन से काल का है, मौर्योत्तर काल। जी हाँ, मौर्योत्तर काल का जो शक रहा है, जैसे अब संवत बोलते पहले शक बोला जाता था। शासक रुद्रदामन के आदेश पर सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे उस समय सुविश्वास, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म के चंडाल के रूप में पहचाना गया था। और वह दोस्तों है मातंग जागत। अगला निम्नांकित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है। अब ये रायचूर दोआब है क्या चीज़ दोस्तों, तो पहले जान लेते कृष्णा और आपके तुंगभद्रा नदी के मध्य एक रायचूर दोआब इसको कहा जाता है, मध्य को बोला जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों द्वारा किए गए जो अवसाद होते हैं उसके कारण रायचूर दोआब बहुत उपजाऊ माना जाता है। और इस दोआब में जो है कर्नाटक का रायपुर भी आता है जिसमें, और तेलंगाना का गढ़वाल के दो आते हैं जिनको रायचूर दोआब बोला जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था। वह भूमि का प्रकार बताना है और भूमि का प्रकार है चाचर। कहते हैं ना, आप देखते होंगे चाचर इधर न फैलाओ अपनी लोकल भाषा में। ठीक है, चाचर मत हो तो कचड़ा फैलाना। तो मुगल काल में भूमि के विद्यमान कहते जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है जो पोलज होता है, ये जिस पर हर वर्ष खेती होती उसको पोलज बोला जाता था। पारती किसको बोला जाता था, जब भूमि पर बुआई ना करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता उसे परती बोला जाता है। और चाचर जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। और बंजर तो सभी लोग जानते हैं, जहाँ 5 या 6 वर्षों से अधिक समय कोई बोया ही नहीं पड़ता है तो कह लेते हैं बंजर ज़मीन पड़ती हुई, उसमें खेती नहीं होती है, ठीक, तो बंजर ज़मीन बोल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया है।
और वह कहलाता था दोस्तों महाभारत। जी हाँ, मुग़ल बादशाह अकबर ने आदेश के अनुसार महाभारत में विभिन्न जो भाग रहे हैं फ़ारसी में अनुवाद किया गया और उसका संकलन ही है राजनामा। और अकबर का जो राजकवि था फैजी, अपने समय का एक श्रेष्ठ कवि था अकबर के समय फैजी, और अकबर ने उसी के दिन एक जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और वह आपका है महाभारत। निम्नलिखित में से किसने आलमगीरनामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था? और वह है दोस्तों आपका मोहम्मद काजिम। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद काजिम की आलमगीरनामा या इनायत खां की शाहजहांनामा में बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के 10 वर्ष के इतिहास को इसमें बताया गया है। तो मोहम्मद काजिम। अगला है निम्नलिखित में से किसके लिए अंग्रेज़ों ने 1832 में दामिन ए कोह नामक भू क्षेत्र जो है शहरबंदी कर दी थी? ऐसा शासनकाल था 1832 में किसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने जो है दामिन ए कोह नामक अर्थात भू क्षेत्र की शहरबंदी कर दी थी? किसके शासनकाल में? वह है संथाल। जी हाँ, दामिन ए कोह भागलपुर के राजमहल का एक वन क्षेत्र था दोस्तों, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। और यह 1855 और 56 की बात है। 1855-56 फिर इसका निर्माण किया कर दिया, लेकिन बात 1832 की है। लेकिन 1855 और 56 में क्या किया गया है? संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा संथाल परगने का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटिश काल को डिकू पुकारा जाता था? तो डिकू किसको कहते हैं? जमींदार को। डिकू शब्द का प्रयोग आदिवासी लोग बाहरी लोगों के लिए करते थे जो उन्हें शोषण के पर्याय मानते थे। और डिकू शब्द की शुरुआत अंग्रेज़ों के प्रवेश के बाद हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ जो जमींदार, उनके करिंदे, ठेकेदार, ये शब्द क्या है? डिकू शब्द का प्रयोग किया करते थे। निम्नलिखित में से किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आएगी? किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी का जो समय था भारत में वह 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक शासनकाल किया उन्होंने। और 1856 में अवध के कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में जो मिल गया था, और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला है निम्न में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो बंगाल सेना की नर्सरी अवध को कहा जाता है। अवध को क्या कहा जाता है? बंगाल सेना की नर्सरी, क्योंकि बंगाल सेना जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित एक भारतीय सिपाहियों की ब्रिटिश सेना थी। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। फीडबैक करते रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक कमेंट फीडबैक शो पर ही है। शर्मान है, जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। एसएसटी में बेहतरीन तैयारी करना है तो अभी से लग जाइएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? वह दोस्तों आपको 1911। पहले क्या थी? राजधानी कलकत्ता थी भारत की, लेकिन दिल्ली की जो है कब बनाया गया? वह दोस्तों 1911 में जो है दिल्ली बनाया गया था। और किसने बनाया था? वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने बनाया था। और क्या क्या घोषणाएं उस समय हुई थी? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जो बंगाली भाषा है उनको क्षेत्र को मिलकर एक अलग से प्रांत बना दिया गया, बिहार एक अलग राज्य बना उसी समय, जिसमें उड़ीसा में जो है उसमें भी शामिल था। लेकिन राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। देखिए घोषणा कब हुई थी? 1911 में, लेकिन बनी कब? 1912 में बनी। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना है, अगले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब सुमेलित करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए सूची में दी गई प्राकृतिक संसाधन और एक तरफ उनके स्रोत दिए गए हैं। तो ऐसा प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे वायु हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन में पवन ऊर्जा हो जाएगा, अनवीकरण में प्राकृतिक गैस हो जाएगा, और मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा प्रौद्योगिकी। तो ये डायरेक्ट दिया गया था, इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये पूछा गया था। इसके बाद आइए बात करेंगे आपके लेटेस्ट अगले प्रश्न की। सभी ध्यानपूर्वक, सभी ब्रदर सिस्टर, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, सभी को ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना है और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है।
साथियों, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक कौन से होते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक आपके प्रवास, जन्म और मृत्यु होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न पूछा गया था, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो संसार में दिन और रात की अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। देखिए, इस बसंत विषुवत या विषुवत कहा जाता है इस दिन को। विषुवत क्या होता है? पृथ्वी की सतह की स्थिति में जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत अर्थात सीधी जब पड़ती हैं तब दिन रात बराबर होता है। जैसे ये पृथ्वी हो गया और ये सूर्य हो गया। सूर्य की जो किरणें हैं सीधे डायरेक्ट लंबवत पड़ेगी सीधे, तो आज 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी। सूर्य जब सीधा ऊपर होता है, इसी को ही क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा पर बसंत विषुवत या विषुवत इसको बोला जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं आप लोग, किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। और यह आपके कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी कहलाती है? विश्व की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है वह आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला कहलाती है। क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला इज द राइट आंसर। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन आ जाता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहा जाता है, और सबसे बड़ी अरावली हो जाएगी। भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं हैं? तो लगभग आपके 7 देशों की सीमाएं हैं, जिसमें आता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ये 7 आपके देश हैं जो भारत के साथ सीमाएं जो है साझा करती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य दिया गया है? सत्य कथन हमारा है कि रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं और सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है। क्योंकि एक समान परिभाषा में हम जानते हैं कि रेगिस्तान एक बंजर या शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ वनस्पति ना के बराबर होती या नहीं होती है। रेगिस्तान गर्म होता है, जैसे सहारा का, थार का, कालाहार, ये विश्व के प्रमुख रेगिस्तान है। सहारा का नाम अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन रेगिस्तान केवल ठंडा होता है। लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान, तो लद्दाख पूरे जगह रेगिस्तान नहीं, कुछ इलाकों में रेगिस्तान है और सीमित भाग में ही है, इसलिए लद्दाख को रेगिस्तान नहीं बोला जाएगा। अगला, अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो यहाँ पे अमेजन नदी के बारे में दिया गया। तो अमेजन नदी के बारे में अगर बात करें, ये पूछा गया था, तो अमेजन नदी जो होती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है, और अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। और इसमें एक घनघोर जंगल भी पड़ता है, जहाँ एकदम दलदल ज़मीन होती है, जहाँ पे इंसान जानवर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जाएंगे तो दब जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन सिंड्रोम ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन विल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। तो विल्ड कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है, ना कि अमेरिका में। कहाँ पे विल्ड है? दक्षिण अफ्रीका में। विल्ड क्या है? एक घास का मैदान है, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? तो ज्वार भाटा का सबसे जो बेस्ट रीजन होता है चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। जब सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने पर ज्वार भाटा बोला जाता है, यानी कि सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं, और सागरी जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा। यानी अगर ऊपर लहर आ रही है तो उसको ज्वार, और जब लहर लौटती है तो उसको भाटा बोला जाता है। तो ज्वार भाटा आपने समझ लिया। अगला, गरजते चालीसा का संबंध किससे हो जाता है? गरजते चालीसा का संबंध दक्षिण गोलार्ध की पछुआ हवाओं से हो जाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। इसके बाद अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका प्रांत जापान के कंसाई क्षेत्र के एक नामित शहर है, और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कथन दिया गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। देखो, दोनों बातें सही दी, लेकिन सही व्याख्या नहीं। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी क्यों होती है, इसका सही कारण, व्याख्या, तर्क नहीं दिया गया, इसलिए हमारा सेकंड होगा कि सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं हो पा रही। क्यों तापमान घट रहा है, इसका रीजन बताए नहीं गए, ठीक है। कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम।
तो बढ़ता हुआ क्रम हमारा कौन सा हो जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी दक्षिण मध्य एशिया, जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और दक्षिण मध्य एशिया जो है जनसंख्या में सबसे ऊपर है। ठीक है, बढ़ते क्रम में देखो, मतलब ये समझ लीजिए कि जो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, 1 2 3 4 5, अवरोही मतलब घटते क्रम, 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा अवरोही और ऊपर हो जाएगा आरोही। तो दोनों चीज़ों को समझ लेना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। इनमें से कौन प्रमुख याम्नोत्तर है? देखिए, प्रमुख याम्नोत्तर की बात करें तो 0 डिग्री से अंतर होता है वह प्रमुख याम्नोत्तर होता है, क्योंकि अक्षांश रेखांश से भिन्न सभी देशांतर यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे माना जाता है प्रमुख यमुनोत्तर को। निम्नलिखित इसमें कौन थीमेटिक मानचित्र? एक थीमेटिक क्या होता है दोस्तों? थीमेटिक जो होता है यह वर्षा वितरण मानचित्र होता है। थीमेटिक मानचित्र एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा एक विशिष्ट विषय क्षेत्र या विषय पर जोर देने वाला एक मानचित्र होता है, जिसे थीमेटिक बोला जाता है। अगला है कि इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? देखिए, भाषण संबंधी योग्यता का विकास, अध्यापक के लिए सुविधाजनक, श्रवण कौशल का विकास, ये तीनों हमारे व्याख्यान विधि के गुण हैं, लेकिन बाल केंद्रित विधि या व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि इस उत्तर इसका क्या होने वाला है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, और वह आपका है आगमन विधि। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों व घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा समान नियम सिद्धांत निहित रहते हैं। इसमें जो होता है आपके आगमन विधि में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, सॉरी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। ये हमारे आगमन विधि की बात करें, और इसका ठीक विपरीत निगमन विधि हो जाएगा। हर्बर्ट उपागम किससे संबंधित होता है? तो ये दोस्तों आपके पाठ योजना से संबंधित हो जाता है। प्रोफेसर हर्बर्ट अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने दैनिक पाठ योजना के लिए कुछ नियम दिए थे। हर्बर्ट का पंचपदी विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपके प्रस्तावना, उद्देश्य होता है, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, ये 5 पद इन्होंने ही दिए हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? सभी लोग बताइएगा। अगर आपके नॉलेज में है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और फीडबैक करके भी बताना है आप सभी लोगों को। और आपसे आता है तो बेफिक्र आप लोग यहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान जो प्राप्त करता है वह आप किससे प्राप्त करता है? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित होता है? तो सामाजिक विज्ञान जो होता है वह आपके माल के निर्माण से भी है, आजीविका के साधन, आपूर्ति, खपत, भंडार, ये सभी से संबंधित हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं? देखिए, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वह अच्छी नागरिकता होती है, चरित्र निर्माण होता है, और अवकाश का उचित उपयोग करना, और अच्छी तरह से स्कोरिंग देना, यह केवल सामाजिक उद्देश्य नहीं होता। पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों को पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों को में पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि यह जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन्वायरमेंट क्या है? हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ का आवरण, ये जीवन का एक हिस्सा होता है, पहलू होता है। अगला, प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? और वही हो सकता है कहानी कथन पद्धति। अगला, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? तो आपके भूगोल संग्रहालय में रखे जाते हैं। अगला, भौगोलिक यात्राएं क्या कहलाती हैं? किसे बोला जाएगा? तो भौगोलिक यात्राएं इनमें से आपकी कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा क्रियात्मक सामग्री। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है आपके 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अपनाया गया था। अगला है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। किसमें होती है?
वह होती है संसद में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई, किस अनुच्छेद के द्वारा रखी गई थी? वह अनुच्छेद 19 में रखी गई थी। अगला है कि मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है? और वह संस्था आपकी संसद है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण उसे समाप्त किया जा सकता है। किसे समाप्त किया जा सकता है? संसद द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि उच्च सदन की बात कर रहे हैं। ठीक है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? जी हाँ, संसद को चुना जाता है, इसके बाद फिर सरकार बनती है। तो सर्वप्रथम किस देश में यह आरंभ किया गया था? तो ये दोस्तों आपके ग्रेट ब्रिटेन यूके में जो है आरंभ किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या होता है? और वह होता है बाध्यकारी नहीं होता, कि बाध्यकारी हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसके द्वारा? केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया गया। और अंतिम प्रश्न है इस एसएसटी का प्रीवियस पेपर का कि भारत में किसी तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया है? तो 12 अक्टूबर 2005 को जो है भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया। सभी को सूचना का अधिकार है। तो यह है दोस्तों आपके यूपी टेट एसएसटी का सॉल्व पेपर। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसी तरह प्रीवियस पेपर सॉल्व पेपर क्लास पाने के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% से ऊपर ही है। क्योंकि बात की जाती है शिक्षक भर्ती की, आपके प्रिपरेशन की बात की जाती है, शिक्षकों की बात की जाती है, शिक्षकों के हित में क्लास की बात की जाती है, प्रिपरेशन में हेल्प की बात की जाती है। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ नोट्स प्राप्त कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।